छत्तीसगढ़ में लगातार विभागों की सीएम विष्णुदेव साय समीक्षा कर रहे हैं। आज सीएम गृह, जेल और पीएचई विभाग की समीक्षा करेंगे। इस समीक्षा के दौरान गृह और जेल मंत्री विजय शर्मा और पीएचई मंत्री अरुण साव भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चर्चा की जाएगी, तो दूर दराज के इलाकों में पीने के पानी की उपलब्धता पर भी विचार और विमर्श किया जाएगा। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में एक्शन में है साय सरकार और किस तरह विष्णुदेव साय लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, विभागों के साथ बैठक कर रहे हैं और आगे की रणनीति बना रहे हैं और अब तक क्या कुछ कार्य हुए इस पर जानकारी ले रहे हैं और आगे के लिए दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। इसी दौरान आज सीएम गृह, जेल और पीएचई विभाग की समीक्षा करने वाले हैं। इस दौरान उनके साथ विजय शर्मा और अरुण साव भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी चर्चा होगी और साथ ही साथ क्योंकि भीषण गर्मी से लोग पानी से परेशान थे इस गर्मी में, तो दूर दराज के इलाकों में पानी की उपलब्धता पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अनमोल तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनमोल, जिस तरह से तस्वीरें निकल कर आ रही है, लगातार सीएम विष्णुदेव साय बैठक पर बैठक कर रहे हैं, आज के बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए ये बैठक कल से ही जारी है और अलग अलग विभागों के समीक्षा की जा रही है, क्योंकि आज जैसा कि आपने बताया कि आज पीएचई विभाग की बैठक है और इसके अलावा जेल विभाग की भी बैठक है। पीएचई जो मंत्रालय है वो अरुण साव के पास है, जो कि डिप्टी सीएम है, तो उनकी मौजूदगी में और सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में पीएचई विभाग की बैठक आयोजित है आज मंत्रालय में। और इस पूरे जो विभाग में जितने भी अलग अलग योजना चल रहे हैं उस पर लेकर समीक्षा की जाएगी और पिछली सरकार में जो भी योजनाएं चल रही थी उसकी क्या स्थिति है इसकी भी जो है जानकारी सीएम लेंगे। इसके अलावा जो भी जरूरी दिशा निर्देश होंगे विभाग से जुड़े वो भी सीएम विष्णुदेव साय लेंगे। इसके अलावा देखिए, डिप्टी सीएम विजय शर्मा जिनके पास जेल मंत्रालय है उसकी भी आज बैठक है, समीक्षा बैठक, उसमें भी इसी तरीके से सीएम जो है निर्देश देते हुए नजर आएंगे। और खासकर चूंकि गर्मी का माहौल चल रहा है तो दूरस्थ अंचलों में पानी की उपलब्धता हो पा रही है या नहीं और पानी लोगों तक पहुंच पा रहा है नहीं, इसको लेकर के जो है मुख्यमंत्री काफ़ी संजीदगी से सोच विचार कर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देखिए गर्मी का मौसम है और बहुत लोग पानी से वंचित रह जा रहे हैं, तो इसे लेकर भी जो है बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश। सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के साथ भी एक बैठक की थी और उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए थे, क्या कुछ कहा गया सीएम की तरफ से इस पर? बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए स्वास्थ्य विभाग के साथ जब बैठक हुई तो इसमें इस बात पर चर्चा हुई कि मरीजों को समय पर एम्बुलेंस मिल पा रहा है नहीं, अगर नहीं मिल पा रहा है तो समय पर सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी मरीज को ऐसा न रहे कि वो एम्बुलेंस उनको ना मिल पाए। समय पर एम्बुलेंस की उपलब्धता को जो है सुनिश्चित कीजिए। इसके अलावा जो भी ज़रूरी दवाइयां हैं जो मरीजों को सरकार के तरफ से फ्री में दिया जाता है उसकी भी उपलब्धता को सुनिश्चित के लिए कीजिए और समय पर जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो लोगों को मिले। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को ज़रूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं और आने वाले समय में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हो, इसके लिए जरूरी हर सुविधाएं बेहतर मिले, जनता को यही तैयारी है, यही कवायद है सीएम साय की और इसीलिए लगातार बैठकें चल रही है। क्या कुछ रणनीति आगे बनेगी इस पर भी आपसे विस्तार से जानेंगे। फिलहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें। इसी बीच छत्तीसगढ़ में कांग्रेस करेगी प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन। 18 जून को सभी जिला मुख्यालय में होगा धरना प्रदर्शन। बलौदा बाजार आगजनी को लेकर कांग्रेस करेगी यह धरना प्रदर्शन और इस प्रदर्शन के लिए कांग्रेस ने जिलेवार नियुक्त कर दिए हैं प्रभारी को। तो देखिए, बड़ी तैयारी यहां पर कांग्रेस की तरफ से छत्तीसगढ़ में की जा रही है। किस तरह से प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन किया जाए इसकी तैयारी, हर जिले में एक प्रभारी नियुक्त कर दिए गए। आपको बताएं कि 18 जून को सभी जिला मुख्यालय में यह धरना प्रदर्शन होना है और सबसे बड़ी बात कि बलौदा बाजार आगजनी को लेकर कांग्रेस ये प्रदर्शन करने वाली है। तो ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी मिल रही है छत्तीसगढ़ से। हमारे सहयोगी अनमोल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करती हूं, उनसे जानती हूं कि क्या कुछ तैयारी कांग्रेस की तरफ से। अनमोल, लगातार बलौदा बाजार की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसके बाद कांग्रेस ने एक कमेटी गठित की, वो कमेटी वहां गई, जांच पड़ताल किया उन्होंने। अब उस जांच पड़ताल में क्या कुछ निकल कर आया कि इस तरह से धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रही है कांग्रेस?
बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए जो बलौदा बाजार का मामला है उस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। यही वजह है कि देखिए कल कांग्रेस की एक वरिष्ठ नेताओं का जो दल है बलौदा बाजार पहुंचा था और उन्होंने जहां पर आगजनी हुई थी एसपी और कलेक्टर कार्यालय में, वहां निरीक्षण भी किया और उसके बाद साफ तौर पे जो वर्तमान सरकार है विष्णुदेव साय की सरकार, उस पर आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन का जो रवैया था वो सही नहीं था। यही वजह था कि इतनी बड़ी घटना घटी। और अब देखिए तैयारी है, बहुत बड़ा एक प्रदर्शन जो है कांग्रेस की तरफ से होने जा रहा है 18 जून को। अलग अलग जिलों में प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। बलौदा बाजार में जो है रायपुर से जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे विकास उपाध्याय वो मोर्चा संभालेंगे। इसी तरीके से राजधानी रायपुर में दीपक बैज जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन होगा। तो प्रतिज्ञा, कुल मिला के इस धरना प्रदर्शन से कांग्रेस जो है जो सतनामी समाज है उसको साधने की कोशिश है, क्योंकि देखिए 10 सीटें जो है छत्तीसगढ़ में एससी आरक्षित है और जो सतनामी समाज है वो एससी में ही आता है। और लगातार सतनामी समाज जो है इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है और सीबीआई जांच की मांग कर रहा है और कांग्रेस भी अब जो है यही स्टैंड ले रही है। यही वजह है कि कल कांग्रेस के जो तमाम वरिष्ठ नेता थे, भूपेश बघेल हो, चरणदास महंत हो, दीपक बैज हो, वो बलौदा बाजार गए थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमला कहा और बोला कि जल्द से जल्द जो है इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए और जो भी इस पर दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो और सरकार पर जो है कोई सवाल न खड़ा करे, इसको लेकर के सरकार को ध्यान देना चाहिए। और देखिए यही वजह है कि 18 जून कांग्रेस लगातार सरकार पर निशाना साध रही है, तो वहीं सरकार का कहना है कि इस तरह की जल्दबाजी करना ठीक नहीं है और कांग्रेस के कई ऐसे विधायक भी हैं जिन पर इल्जाम लगे कि उन्होंने ही हिंसा भड़काई है। अब आगे देखना होगा कि कांग्रेस ये प्रदर्शन करती है तो सरकार किस तरह से इसको चुनौती के तौर पर लेती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल तमाम जानकारी के लिए आपका। खबर आपको मध्य प्रदेश से बता दें, जहां अमरवाड़ा और बुधनी उपचुनाव की तैयारी में कांग्रेस पूरी तरह से जुट गई है। इस दौरान अमरवाड़ा और बुधनी विधानसभा सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस नए चेहरे को मौका दे सकती है। दोनों ही पार्टी सर्वसम्मति से नए चेहरे को आगे पर विचार कर रही है और बुधनी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस लगातार प्रयोग कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी चयन के लिए जयवर्धन सिंह और शैलेंद्र पटेल को प्रभारी बनाया है। सूत्रों की माने तो एकलव्य आहाके, चंपालाल कुर्चे, नवीन मरकाम और राम नारायण परतेती के नाम पर विचार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संपर्क में भी कांग्रेस है। तो देखिए, दो ऐसे विधानसभा सीट जहां पर उपचुनाव होने हैं, बुधनी और अमरवाड़ा, जिसको लेकर कांग्रेस बिल्कुल तैयार हो चुकी है और कांग्रेस तैयारी कर रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सूरज तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करूंगी मैं। सूरज, 4 नाम इस लिस्ट में सामने आ रहे हैं। कांग्रेस सबसे पहले 4 नामों पर चर्चा कर रही है और उसके लिए 2 प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। इन प्रभारी को क्या कुछ जिम्मेदारी दी गई है? जी प्रतिज्ञा, देखिए निश्चित तौर पर 2 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं अमरवाड़ा सीट के लिए और ये जो प्रभारी हैं शैलेंद्र पटेल हैं और शैलेंद्र पटेल के साथ एक प्रभारी और नियुक्त किए गए हैं। लेकिन इन प्रभारियों का काम यही है कि वहां पर जाएं और कार्यकर्ताओं से बातचीत करें, नेताओं से, जो लोकल स्तर के नेता हैं उनसे बातचीत करें, क्योंकि जो ये सीट है ये रिजर्व सीट है। ऐसे में कौन, क्योंकि कमलेश प्रताप शाह जो हैं वो लगातार कांग्रेस से 3 बार विधायक चुनते आए हैं। इससे पहले उनके परिवार के भी लोग, उनके दादाजी भी कांग्रेस से विधायक चुने गए थे, उनकी माँ भी विधायक चुनी गई थी। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की ये सीट अहम सीट मानी जाती है और कमलेश प्रताप शाह का वहां पर एक अच्छा खासा वर्चस्व माना जाता है। इसके साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, क्योंकि वहां पर जो गोंड समाज के लोग हैं वो बहुत हैं और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का यही कारण है कि वहां पर वर्चस्व माना जाता है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हमेशा मुकाबला त्रिकोणीय करती रहती है। यही कारण है कांग्रेस ऐसा जिताऊ उम्मीदवार तलाश रही है कि जो इस सीट को जीते, क्योंकि अगर ये सीट कांग्रेस हारती है तो कहीं ना कहीं कमलनाथ के साख पर फिर सवाल उठेंगे, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव पे कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ की हार हुई है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। संकट क्यों मंडरा रहा है? क्योंकि ये गढ़ मानी जाती थी सीट। कमलनाथ छिंदवाड़ा छोड़कर कहीं पर प्रचार प्रसार भी करने नहीं गए, फिर भी वो सीट चुनाव में हार गए। ऐसे में ये अमरवाड़ा सीट को लेकर नकुल नाथ भी पिछले दिनों मीटिंग किए हैं और उन्होंने कार्यकर्ताओं पर जोश भरा है कि अब हमें अमरवाड़ा जीतना है। अमरवाड़ा जीतकर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर जो कार्यकर्ताओं का जो मनोबल डाउन हुआ है उसे बढ़ाना है। तो निश्चित तौर पर जो सूरज, 2 प्रभारी तो नियुक्त किए गए, इनकी जिम्मेदारी भी आपने बताई, लेकिन 4 नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। एकलव्य आहाके, चंपालाल कुर्चे, नवीन मरकाम और राम नारायण परतेती। क्या समीकरण साधने की कोशिश कर रही है कांग्रेस इन नामों के जरिए?
देखिए प्रतिज्ञा, जो नाम चर्चा में चल रहे हैं, ये नाम इसलिए चर्चा में चल रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के फेवर और लोकल नेताओं ने कहा होगा तभी चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से नवीन मरकाम हो, एकलव हाके हों या फिर और जो नाम चल रहे हैं, इन नामों पर किस नाम पर मुहर लगेगी ये अभी कहना संभव नहीं है। क्योंकि कल मीडिया से बातचीत करते हुए जो मीडिया प्रभारी मुकेश नायक, उन्होंने भी कहा है कि 1-2 दिन में हम प्रत्याशियों का ऐलान कर देंगे। लगातार चर्चा चल रही है, लेकिन नाम नहीं बताया है कि कौन सा वो प्रत्याशी होगा जो कमलेश प्रताप शाह के सामने चुनावी मैदान में उतरेगा। प्रतिज्ञा, बिल्कुल सूरज, तो इस पर आप नजर बनाकर रखिएगा कि आगे क्या कुछ समीकरण साधती है कांग्रेस और किन नामों पर जो है वो विराम लग जाता है, कौन से नाम जो है वो निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली खबर का। इटली के अपुलिया में आयोजित 50वें G7 में भारत की गूंज सुनाई दी। भारत को आउटरीच देश के रूप में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने निमंत्रण दिया, तो वहीं पीएम मोदी ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी की। इस दौरान सबसे ज्यादा सुर्खियों में जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात रही। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। इटली में आयोजित 50वें G7 में आज पूरी दुनिया ने भारत का दम देखा। इटली के अपुलिया में आयोजित हो रहे G7 में ब्रिटेन, अमेरिका और यूक्रेन के प्रतिनिधि इटली पहुंचे हुए हैं और भारत G7 का सदस्य भले ही ना हो, लेकिन भारत के दम के आगे आज पूरी दुनिया सलाम ठोक रही है। भारत एक आउटरीच देश के रूप में G7 समिट में शामिल हो रहा है, तो जरा अब आपको इटली की सैर पर भी लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी किन किन विश्व नेताओं से आज इटली में मिले। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात की। फ्रांस के बाद पीएम मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मिले और रणनीतिक साझेदारी तथा रक्षा क्षेत्र में औद्योगिक सहयोग बढ़ाने को लेकर बातचीत की। ऋषि सुनक के बाद पीएम नरेंद्र मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले। इस दौरान भारत यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिलने के बाद पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी से भी मुलाकात की, जिसके बाद पूरे इंटरनेट पर दोनों की मुलाकात की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। समूचे विश्व में इस समय भारत की गूंज सुनाई दे रही है और हर एक देश भारत से अपने रिश्तों को मजबूत रखना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अब बात वर्ल्ड कप की कर लेते हैं, क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड कप में विराट कोहली पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। 3 मैच में कुल 5 रन ही बनाए और अमेरिका के खिलाफ 0 पर आउट हो गए। इस खराब प्रदर्शन के बाद कोहली 3 नंबर पर वापस आएंगे, क्योंकि 3 नंबर पर उनके आंकड़े शानदार हैं। इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट देखिए। विराट कोहली, भारत और दुनियाई क्रिकेट में किंग के नाम से मशहूर कोहली के लिए T20 वर्ल्ड कप कुछ खास नहीं रहा। 1, 4 और 0 ये विराट कोहली के T20 वर्ल्ड कप 2024 के 3 स्कोर हैं। टूर्नामेंट इतिहास में विराट ने इनसे पहले 27 पारियां खेली, सभी में नंबर 3 पर उतरे और कभी भी 5 रन के अंदर आउट नहीं हुए। लेकिन जैसे ही विराट ने ओपनिंग करनी शुरू की, वो 5 रन का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है कि कहीं टीम इंडिया कोहली का विकेट आसानी से तो नहीं गवा दे रही। क्या उन्हें ओपनिंग छोड़कर नंबर 3 पर लौटना चाहिए? अगर कोहली नीचे आए तो फिर ओपनिंग कौन करेगा? लेकिन इन सवालों के जवाब ढूंढने से पहले चलिए एक बार T20 वर्ल्ड कप में 3 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली के रिकॉर्ड्स भी देख लेते हैं। दरअसल 3 नंबर पर बैटिंग करते हुए विराट कोहली ने कुल 27 मैच खेले हैं, जिसमें से उन्होंने 1141 रन भी जड़े हैं और इन रनों में 14 50s हैं, तो वहीं उनका बेस्ट स्कोर 94 का है। विराट कोहली का औसत 81.5 का रहा है, तो वहीं उनका स्ट्राइक रेट 131.30 का रहा। विराट कोहली के T20 के वर्ल्ड कप आंकड़े बहुत दिलचस्प नजर आते हैं। अगर विराट कोहली को T20 क्रिकेट का डॉन ब्रैडमैन कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन T20 का ये डॉन फिलहाल टीम इंडिया के लिए पूरी तरह से फ्लॉप हो रहा है। लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2024 में विराट कोहली के आंकड़े सभी क्रिकेट फैंस को परेशान क्यों करने वाले हैं, जरा ये भी समझ लीजिए। दरअसल T20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड के खिलाफ खेलते हुए विराट कोहली ने 5 गेंदों पर मात्र 1 रन बनाया। फिर पाकिस्तान के खिलाफ 3 गेंद पर 4 रन बनाए और अमेरिका के खिलाफ महज 1 गेंद पर ही 0 पर आउट हो गए। लेकिन अब सवाल उठते हैं कि क्या विराट कोहली तीसरे नंबर पर वापस आएंगे, और आएंगे तो टीम के कॉम्बिनेशन में क्या कुछ बदलाव हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।